सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृतिका का दूसरा अध्याय मेरे संग की औरतें, जिसे मृदुला गर्ग जी ने लिखा है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। आइए जाने मृदुला गर्ग जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयत्न किया है। जब कोई रचनाकार या लेखक अपने से संबंधित कोई चीज़ या कोई वस्तु हम तक पहुंचाना चाहता है, कोई पाठ हम तक पहुंचाना चाहता है, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि वह उस समय की परिस्थितियों से भी हमें अवगत कराना चाहता है। किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी, कैसा जीवन यापन मृदुला गर्ग जी ने किया होगा एवं उनके साथ रहने वाली अन्य औरतें किस तरह से अपना जीवन यापन करती होंगी, इन सभी बातों का उल्लेख इस पाठ के माध्यम से मृदुला गर्ग जी ने किया है। उस समय की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां कैसी थीं, यह सब बताते हुए उन्होंने अपने घर की चर्चा इस पाठ के माध्यम से की है। आइए जानें कि उनका जीवन, उनका बचपन किस तरह व्यतीत हुआ। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। जाहिर है अर्थात इसलिए लिखा गया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक नानी होती है, तो जाहिर है उनकी भी एक ही नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। असली मर्म का अर्थ होता है असली अर्थ समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी से तात्पर्य है पर्दा करने वाली स्त्री, जो पराये मर्द के सामने या पराये पुरुष के सामने नहीं आती हैं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। आज की दुनिया देखिए कि आज हम दिखावे की दुनिया जीते हैं, दिखावे का जीवन जीते हैं। कैसे? यदि हम विलायत से एक बार घूम कर आ जाएं, तो हम अपने आप को बहुत ऊंचे दर्जे का, उच्च कोटि का समझने लगते हैं। उनके पति भी बैरिस्ट्री पढ़ने गए थे, लेकिन वे लौट कर आए तो उन्होंने अपने जीवन शैली को नहीं बदला। अपने पति को ना ही अपने रहन सहन के बारे में बदलने के लिए कहा। वो जैसा जीवन जी रही थी उन्होंने जिया, और ना ही पति के किसी भी कामकाज में या उनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप ही किया। अपना एक अस्तित्व बनाकर आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, किसी में ही ऐसा सामर्थ्य होता है। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। जिस औरत ने कभी भी
अपने पूरे जीवन में किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा था, लेकिन आज मृत्यु से पहले वह अपने पति के मित्र से मिलना चाहती थी। क्या कारण रहा होगा? क्या सोच रही होगी उनकी नानी की? क्यों वे इतनी दुखी थीं? क्यों वे अपनी बेटी की चिंता कर रही थीं? आइए जाने अगले अनुच्छेद में। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार अर्थात आज्ञाकारी, साहब अर्थात अंग्रेज। अंग्रेज की आज्ञा को मानने वाले किसी भी व्यक्ति से वह अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती थी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। अर्थात यह मकसद था नानी का अपने पति के एकमात्र मित्र जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, प्यारेलाल शर्मा से मिलने का। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा? जो औरत कभी अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ी, लेकिन आज वह चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से हो जो देश से प्रेम करता हो, जो देश की आज़ादी का एक व्यक्ति हो, जो देश की आज़ादी करवाना चाहता हो। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अर्थात जब हम अपने हिसाब से जीते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से चलाते हैं, हम दूसरे की इच्छाओं से नहीं जीते, दूसरों के अंकुश में रहकर अपने जीवन को व्यापन नहीं करते। अर्थात नानी भी आज़ाद ख्यालों की ही तो मानी जाएगी, क्योंकि ना ही उन्होंने अपने पति के जीवन में दखलंदाजी की और ना ही अपने जीवन में उनकी दखलंदाजी को बर्दाश्त किया। उन्हें जीना पसंद था वैसे ही पर्दे के साथ, उन्हें जीना पसंद था अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ, तो उन्होंने वैसे ही अपने जीवन को जिया। तो अपने हिसाब से जीवन जीना ये भी तो एक आज़ादी का ही पर्याय है। आइए देखें कि उनके जीवन में और क्या क्या घटित हुआ। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई, क्योंकि उनकी माँ अर्थात लेखिका की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह किसी आज़ादी के मतवाले से हो। तो अपनी माँ की सोच के कारण लेखिका की माँ को गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर होना पड़ा। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। खादी की साड़ी पहनी जाती थी। अब विवाह के पश्चात तो पहले साड़ी पहनने का ही रिवाज था, तो
उन्हें खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर उसे संभाल नहीं पाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अर्थात वे ऐसा जीवन जी रही थीं कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी का मतलब है, इससे तात्पर्य यह है कि उन्हें कोई कुछ कहता नहीं था। वे जैसे जीवन जीना चाहती थीं वे वैसे ही जी रही थीं। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थीं। क्यों उन्होंने किसी ने भी उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश क्यों नहीं की, इसके दो कारण थे। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। अर्थात जो उनकी माँ चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो आज़ादी का मतवाला हो, लेकिन वह भी ऐसे लोग थे जो दो मुही जिंदगी जीवन यापन करते थे। मन ही मन तो अंग्रेजों के गुलाम थे और ऊपर से दिखावा करते थे कि वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे, मोहरे, रंग, ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। अर्थात उसके घर पर उसके पिता का अर्थात लेखिका के दादाजी का हुक्म चलता था और उनके दादाजी वही अंग्रेजी शोहरत पर पूरी तरह से मोहित थे। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। हम बहनों के लिए अर्थात मृदुला गर्ग जी के लिए यह सब कथाएं रोमांचक थीं, जो एक तिलस्म अर्थात एक जादू की नगरी को बना देती थी उनके सामने कि ऐसा हुआ होगा, उनके साथ ऐसा हुआ। ऐसी बातें जानकर उन्हें एक रोमांच होता था। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तभी तो उनकी सास उन्हें कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, क्योंकि वे इतनी कोमल दिखती थी कि उनसे कोई भी ऐसा काम करवाने की कोशिश नहीं करता था जो वे कर नहीं सकती थीं। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी। अर्थात वे घर का एक मुख्य हिस्सा थीं, लेकिन सिर्फ राय देने के लिए। कोई भी काम करना होता था तो उनसे अवश्य सलाह ली जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और जो उन्होंने कह दिया अर्थात मृदुला गर्ग जी की माँ ने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर मानकर घर के सभी लोग मानते थे। मैंने अपनी दादी को
कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात जो काम हाथी का है हम हाथी से करवाते हैं, और जो काम बैल का है हम वो हाथी से कैसे करवाएं। अर्थात उनकी दादी अपनी बहू को हाथी का दर्जा देती थी, घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य का। तो वे कहती थी कि हमारे घर पर ऐसे कई लोग हैं जो बाकी के काम कर सकते हैं, तो हम उनसे वो काम क्यों करवाएं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। अर्थात अपने बच्चों को पालने में भी उन्होंने ज़्यादा अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ाया, अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से नहीं पाला। ममतालु अर्थात ममता भी घर के अन्य सदस्यों ने दी। मुस्तैद का अर्थ होता है चुस्त। मुस्तैदी घर के अन्य सदस्यों द्वारा दिखाई जाती थी, माँ के द्वारा नहीं। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। बच्चों के सारे काम उनके पिताजी करते थे। माँ वे सारे काम नहीं करती थी जो उन्हें करने चाहिए थे। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तरह से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अर्थात जब भी माँ को जैसा जीवन जीना होता था, उनकी सोच उनकी अपनी थी, वे आज़ाद ख्यालों की थीं, उन पर कोई अपना रोब नहीं चला सकता था। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ से तात्पर्य है जो एक पारंपरिक माँ होती है, वैसा कभी नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि का तात्पर्य है उन्हें इसमें रुचि भी नहीं थी, उन्हें पसंद भी नहीं था कि वे घर का काम करें। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त महिला चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वे पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थीं। अब मृदुला गर्ग जी कहती हैं कि उनकी माँ ने कभी भी पारंपरिक महिला का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं निभाया, लेकिन फिर भी घर की एक श्रद्धेय थी। सभी उनकी श्रद्धा करते थे, सभी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। ऐसा क्या कारण था कि कोई काम ना करने पर भी सब उनके प्रति एक अच्छी भावना रखते थे। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थीं। दो कारण काफ़ी हैं किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए। हमारे घर पर ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो एक से बात सुनते हैं और दूसरे को जाकर बता देते हैं। घर का कोई बड़ा या वरिष्ठ ऐसा हो जो एक की बात सुनकर दूसरे को ना बताए और
सही सलाह दे, सही राह बताए, साथ ही साथ हमेशा सच का वहन करे, सच बोले। तो ये दो कारण काफ़ी हैं किसी को भी श्रद्धेय बनने में। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब सबकी सोच बहुत संकुचित थी। उस वक्त सब एक दूसरे पर नज़र रखते थे, लेकिन मृदुला गर्ग जी के घर में कोई किसी के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करता था। किसी का कोई पत्र आ जाता था तो कोई ये नहीं पूछने जाता था कि यह पत्र तुम्हें किसने लिखा है, इस पत्र में क्या लिखा है। सबको आज़ादी थी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने की, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, चाहे वह किसी ने भी किसी को भी लिखी हो तो भी कोई पूछने नहीं जाता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, अपना अस्तित्व बनाए रखने की छूट थी, अपनी सोच को स्वतंत्र रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। हम 3 बहनें, मृदुला गर्ग के अलावा और 2 बहनें और सबसे छोटा भाई, वे सब लेखक बन गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएं तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। उनकी परदादी भी बहुत सनकी थी। उन्होंने केवल मात्र ये नहीं कहा कि वे अपने घर में, अपनी पतोहू के घर में सबसे पहले बेटी को देखना चाहती हैं। ये सिर्फ भगवान के साथ ही नहीं, उन्होंने सभी व्यक्तियों के साथ, सभी ग्रामीणों के साथ इस बात को साझा किया, क्योंकि वे भी सबसे अलग थीं, लीक से हटकर सोचती थीं। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह नहीं थी। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य से अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में कभी बेटी नहीं हुई, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की बहनें भी मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, बदस्तूर मतलब नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ
सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार, अर्थात उनकी बात को भगवान भी बिना माने नहीं रहते थे। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किसी कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। अर्थात माँ जी की बात भगवान ने इतनी सुनी कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। मृदुला गर्ग जी इस पाठ के माध्यम से अपने साथ रहने वाली या अपने घर पर रहने वाली महिलाओं की चर्चा कर रही हैं, उनकी स्वतंत्रता की चर्चा कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने चर्चा की थी अपनी नानी की, उसके पश्चात उन्होंने चर्चा की अपनी माँ की कि किस तरह से उनकी माँ जीवन यापन करती थी। उसके बाद चर्चा की परदादी की, जो परदादी पहली ही बार में यह मन्नत मान कर आ गई थी कि उनके घर में यदि पतोहू क्या कोई पहली संतान होगी तो वह बेटी होगी। अब परदादी का ही एक और किस्सा उनकी माँ ने उन्हें सुनाया होगा या उन्हें सुनने में आया होगा, जो वे आपके साथ साझा करना चाहती हैं। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह मतलब रात को जागने का कार्यक्रम मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा और किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने का वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था, अर्थात घर का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठाकर वहाँ आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। परदादी जो दूसरे कमरे में जाकर सो गई थी, इस बात का चोर को नहीं पता था। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जब कोई पूछता है कौन आया है तो सबसे पहले मुंह से निकलता है जी मैं, फिर उसके पश्चात अपना नाम बताया जाता है। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो गया। चोर अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। कभी कभी मुंह से जल्दबाजी में ही सच भी निकल जाता है। हुआ करे
माँ जी ने भी जवाब दिया, तो क्या हुआ, चोर है तो हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगेंगे, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा, अर्थात यहाँ तेरे सिवा कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। यह होता है एक अक्लमंद सोच का नतीजा। यदि वे चोर चोर चिल्लाने लगती तो चोर को पकड़ लिया जाता, या तो चोर चोरी करके भाग जाता या उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता। लेकिन माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने का एक प्रयत्न किया। ना डराया ना धमकाया, बस एक सात्विक कार्य के माध्यम से उसे सही रास्ता दिखाया। बेटा बेचारा किस लायक रह गया, सो रोमांचक धंधा छोड़, अर्थात चोरी का धंधा छोड़कर खेती से जा लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। मृदुला गर्ग जी, जिनके घर में सभी औरतें, सभी स्त्रियां अपनी एक स्वतंत्र सोच रखती थीं, और इन्हीं औरतों के बीच में जब वे पली बढ़ीं तो उनकी सोच भी लीक से हटकर ही रही। उन्होंने भी अपने जीवन को स्वतंत्रता से जिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको मृदुला गर्ग जी के साथ संबद्ध अन्य महिलाओं के बारे में बताने का प्रयत्न करूंगी। धन्यवाद।